ना। इसमें थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म सूत्र उपनिषद को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रय। ठीक है ना। जिसमें प्रवृत्ति और निर्मिति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन किया गया। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, है ना। प्रवृत्ति मतलब हम लोग जो संसारी लोग हैं, है ना, जो संसार में ही रहकर ईश्वर का पाना चाहते हैं, है ना, संसारिक जीवन में ही रहकर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसकी भक्ति करना चाहते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और निर्वृत्ति मतलब जो संन्यास मार्गी है। ठीक है, दोनों का नोट कर लेना अगर आप सुन रहे होंगे तो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखना नहीं लिख पाया हूँ। प्रवृत्ति मतलब जो संसारिक जीवन में है, जो गृहस्थ हैं, उनको प्रवृत्ति वाले बोला जाता है। निवृत्ति मतलब जो लोग सन्यासी हैं, जिन्होंने सन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिया। ठीक है, जो गृहस्थ आश्रम उनको प्रवृत्ति मार्गी बोलते हैं। जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया उनको क्या बोलते हैं? निवृत्ति। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में भगवद गीता ब्रह्म सूत्र और क्या बोलते हैं उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, यह वेदांत के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, है ना। ठीक है, वेदांत के ये 3 प्रमुख स्तंभ। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि वेदांत के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। ठीक है, कभी कभी सिंगल कोई पूछ देता है कि वेदांत के 3 स्तंभों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है इनमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, इसको नोट कर लेंगे। उपनिषद क्या बोला जाता है? श्रुति प्रस्थान। भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। ये हम लोग जब पढ़ते थे तो हम इतना डीप से इसके बारे में नहीं हमको नहीं पता था। ठीक है, तो हमने कोशिश की है कि आप लोग को इसके बारे में पता चले। ठीक है, हम उपनिषद का नाम सुने थे, 108 होते थे, इतने से ही हमने अपना काम चला लिया था उस समय, है ना। अभी तो हो सकता है और थोड़ा सा। उसके बाद क्या है? प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब भी कोई गुरु आचार्य अपने मत का प्रतिपादन या उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था तो उसके लिए सर्वप्रथम इन तीनों पर भाष्य लिखना आवश्यक होता था। ठीक है, तो कुछ सी भी मत को अपना देना चाहता था गुरु या आचार्य, तो इन तीनों पर अपना भाष्य लिखता था। उन भाष्यों के माध्यम से वो अपने मत को समाज के सामने रखता था। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर शास्त्रार्थ होता है। ठीक है, जैसे कि श्री शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को रखा। ठीक है, अपना मत प्रचारित किया, तो उन्होंने अद्वैत वेदांत को पूरे भारतवर्ष में स्थापित किया। तो इन तीनों का ही प्रमाण लेकर उन्होंने अद्वैत वेदांत का जो मत है उसको प्रतिस्थापित किया भारतवर्ष में। ठीक है, और एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, और हमारा जो भारतीय समाज है वो बंधा हुआ है। ठीक है, उन्हीं के ही मान के चलिए कि प्रमाणों के अंदर है। इन्हीं के प्रमाणों के द्वारा अपने मत को सिद्ध करा। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे नाम दिया, निम्बारकाचार्य, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा करके अपने मत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सा मत दिया है इसको हम लास्ट में देखेंगे। मेरे को जहाँ तक है मैंने नोट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रस्थान त्रयी क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसको अलग अलग देते हैं। प्रस्थान शब्द प्रस्थान धन त्रयी से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर त्रयी का अर्थ होता है 3, प्रस्थान का अर्थ होता है जाना। ठीक है, इसका अर्थ हुआ 3 प्रस्थान या 3 जाने के रास्ते। जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है गो थ्रू द बुक्स, इसी तरह मतलब इन पुस्तकों से जाओ, वैसे प्रस्थान त्रयी का अर्थ क्या होता है? इन ग्रंथों के माध्यम से आपको जाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। ठीक है, इसमें कुछ ऊपर में प्रश्न बन जा रहे हैं, कुछ नीचे में बन जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों ग्रंथों के माध्यम से आपको जाना है। ठीक है, अपने मार्ग का चयन करना है। ठीक है, साधना बोल सकते हैं, अपना मत बोल सकते हैं, सिद्ध करना है, या अपने कौन सा साधन मार्ग आपको अपनाना है वह भी इसी में दिया हुआ है। ठीक है, आप अपनी रुचि के अनुसार, अपने मत के अनुसार अपने रास्ता का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब है नीचे प्रस्थान त्रयी के 3 प्रस्थान और 3 ग्रंथ कौन कौन से। ठीक है, श्रुति प्रस्थान में किसको रखा गया है? उपनिषद को। स्मृति प्रस्थान में किसको रखा गया है? श्रीमद् भगवद गीता को। न्याय प्रस्थान में किसको रखा गया है? वेदांत सूत्र को। ब्रह्म सूत्र बोलते हैं उसको, वेदांत भी बोलते हैं, इतना याद रखेंगे। ठीक है, श्रुति का अर्थ हुआ, मैंने इसको फिर से रिवाइज कर दिया है। जब हम वेद के बारे में पढ़ रहे थे तो श्रुति और स्मृति के बारे में चर्चा किए थे, उसको मैंने पुनः यहाँ पर डाल दिया ताकि ये हमको फिर से याद हो जाए। कभी कभी पूछा जाता है कि श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुना हुआ ज्ञान। स्मृति का अर्थ तर्क या प्रमाण। ठीक है, ज्ञान। ठीक है, इन तीनों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर भी 3 प्रश्न बन जाता है। अब मैंने थोड़ा सा इसको और वो करने की कोशिश किया है।
उपनिषद को श्रुति प्रस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि उपनिषद वेद का अंश है, और वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि गीता महाभारत का अंश है, और महाभारत को इसके अंतर्गत रखा है, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत है। ठीक है। इतना भी याद रखेंगे कि महाभारत और गीता रामायण, महाभारत गीता रामायण, वेद के अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ आते हैं वे क्या किस में आते हैं? स्मृति में आते हैं। ठीक है। इतना याद रखेंगे, वेद को ही केवल श्रुति कहा गया है, बाकी जितने भी ग्रंथ आते हैं आप आंख मूंद कर भी उसमें स्मृति में लगा सकते हैं। ठीक ठीक। ब्रह्मसूत्र, यहाँ पर इसके लिए अलग से कर लेंगे। ब्रह्मसूत्र में तर्क और प्रमाण के द्वारा उपनिषदों के सिद्धांत, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, सिद्धांत को सिद्ध किया गया है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। ब्रह्मसूत्र में तर्क और प्रमाण के द्वारा उपनिषदों के सिद्धांत को सिद्ध किया गया। ठीक है, वो छूट गया है। न्याय प्रतिपादन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि तर्क और प्रमाण के बिना किसी सिद्धांत को सही नहीं माना जा सकता। ठीक है, किसी सिद्धांत को हम तब तक सही नहीं मानते जब तक उसको तर्क और प्रमाण के द्वारा हम सिद्ध न कर दें। ठीक है, जब वो तर्क और प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाता है तब हम किसी सिद्धांत को सही मानते हैं। ठीक है, तर्क और प्रमाण ही केवल सिद्धांत को पूर्ण न्याय। ठीक है, किसी सिद्धांत को पूर्ण न्याय कब मिलता है? जब वह तर्क और प्रमाण की कसौटी पर कसा जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रस्थानत्रय का परिचय। ठीक है, इसमें इतना